हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता और आज हम जीएसईबी बोर्ड के अकाउंट्स का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी जो ब्लूप्रिंट है, मैं आपको ब्लूप्रिंट के बारे में यहाँ पे बता देती हूँ। सो ब्लूप्रिंट हमारे पास सामने अवेलेबल है, जिसमें पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसमें सेक्शन ए जो कि एमसीक्यू होता है, उसमें से 2 एमसीक्यू कंपलसरी आने वाले हैं और सेक्शन सी में एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि ये जो एक क्वेश्चन 3 मार्क का आने वाला है वो कहाँ से आएगा। तो सिर्फ ये 2 ही हमें प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 1 और ये भी आने वाला है आपको प्रिपेयर करना है इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 11 जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हम आगे जाके करने वाले हैं अभी। और एक्सरसाइज में इसी के जैसे सेम 1 से 11 एक्सरसाइज के सम दिए हुए, बस आपको वही सम करने हैं। और आपका जो सेक्शन सी का एक क्वेश्चन है वो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन में से ही आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। तो अभी हमने सिर्फ चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे थे, तो जैसे जैसे हम आगे चैप्टर करेंगे वैसे वैसे हम इसके ब्लूप्रिंट भी डिस्कस करते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सी देखिए, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के बारे में। सो पार्टनरशिप क्या होती है आपने थोड़ा बहुत ओसीएम में पढ़ लिया होगा इन स्टैंडर्ड 11। बट सबसे पहले हम छोटा सा एक कंपैरिजन कर लेते हैं। क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज आपने 11 स्टैंडर्ड का जो अकाउंट्स था पूरा, वो आपने सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट पढ़ा था, जिसका मतलब होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ओनर है और वही कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और अकेला बंदा ही पूरी कंपनी को, या सॉरी नॉट अ कंपनी बट पूरा का पूरा बिजनेस वही चला रहा है। बट इन 12th स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पार्टनरशिप अकाउंट इन द होल पार्ट 1। चलिए, तो हम कुछ कंपैरिजन जान लेते हैं। सी सोल प्रोप्राइटर में देयर वाज अ सिंगल ओनर, बट पार्टनरशिप में, सी पार्टनरशिप जब मैं वर्ड बोल रही हूँ तो यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि 2 लोग होंगे मिनिमम। सो यहाँ पे मोर देन 2 पर्सन या तो पार्टनर्स होंगे। यहाँ पे एक ही ओनर था, यहाँ पे मिनिमम 2 तो होंगे ही, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा, प्रोप्राइटरशिप का एक लिमिटेशन था कि एक बंदा कितना कैपिटल लाएगा मैक्सिमम, उसकी भी एक लिमिटेशन होगी ना, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, राइट। सो लिमिटेड कैपिटल का प्रॉब्लम था इन सोल प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस को एक्सपांड करना है तो बट ऑब्वियसली और ज़्यादा कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टनर उतना ज़्यादा कैपिटल इन द फर्म, जो कि एक्सपांशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितने ज़्यादा ओनर, को ओनर, उतना ज़्यादा पैसा, कैपिटल इन द फर्म। थर्ड नंबर इज लिमिटेड टाइम। तो देखिए, एक पर्सन मिनिमम मैक्सिमम पूरे दिन में कितने घंटे काम कर सकता है? 8, 10, 12 घंटे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 14 घंटे। चलिए, उससे ज़्यादा उसकी काम करने की कैपेसिटी नहीं होगी। और मान लीजिए अगर वो कभी कभार इतना ज़्यादा काम कर भी रहा है ना, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं काम कर पाएगा वो। सो यहाँ पे क्या होगा? अगेन मोर पार्टनर्स, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा टाइम का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो मतलब अगर एक इंसान 8 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसे मान लीजिए हमारे पास 3 लोग हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ए बी सी 3 लोग हैं। ए 8 घंटे काम कर रहा है, बी 8 घंटे काम कर रहा है, सी 8 घंटे काम कर रहा है, तो टोटल हमने एक दिन में 24 घंटे काम कर लिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सिंगल पर्सन। देन लिमिटेड स्किल्स। सी हर कोई बंदा हर एक स्ट्रीम में एक्सपर्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए किसी को सेल्स अच्छा आता है पर अकाउंटिंग अच्छा नहीं आता, कोई प्रोडक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा है पर उसको अगेन सेल्स एंड मार्केटिंग अच्छा नहीं आता, फाइनेंस अच्छा नहीं आता, कोई फाइनेंस में एक्सपर्ट है उसको सेल्स एंड मार्केटिंग अच्छे तरीके से नहीं आता। तो यहाँ पे ये भी जो एक प्रॉब्लम है वो भी हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। बिकॉज अगर किसी के पास लिमिटेड स्किल्स है तो वो ज़्यादा लोग बिजनेस में एज अ ओनर पार्टनर ला सकता है जिनके पास अलग अलग स्किल है, ठीक है। तो मोर पर्सन विद मोर स्किल्स कैन ऑल्सो हेल्प यू टू एक्सपांड योर बिजनेस, राइट। अभी अगेन देखिए, स्किल मेरे पास सारी है, मान लीजिए मैं अकेली सारे काम कर सकती हूँ, बट टाइम तो लिमिटेड है ना, राइट। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ बेरिंग लॉस अलोन। सी प्रोप्राइटरशिप में एक फायदा था कि जो भी प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा सिंगल ओनर का, पर रिस्क ये भी तो था कि अगर लॉस हुआ तो वो भी उसको अकेले को बेयर करना है। बट यहाँ पे ये जो रिस्क है वो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिस्क कौन सा? रिस्क ऑफ बेरिंग लॉस। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब अगर ज़्यादा लोग हैं पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर्स
तो जो भी प्रॉफिट होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, और जो भी इनका लॉस है वो भी इनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्विक कंपैरिजन था कि हमने 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स में जो भी पढ़ा, अब 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स में हमें किस बेसिस पे आगे चीजें पढ़नी है। चलिए, सो ये तो पता लग गया कि हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये क्या डिफाइन करती है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो चलिए, यहाँ पे क्या बोला है कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। किसके बीच में? तो जो भी पर्सन इकट्ठा हुए यहाँ पे, मान लीजिए पार्टनर का नाम है अजय, विजय एंड सुजय। ठीक है, मान लीजिए हमारे ये 3 लोग हैं, तीनों पार्टनर है, तीनों ने इकट्ठा होकर बिजनेस चालू किया। तो पार्टनरशिप क्या है? इन तीनों के बीच का रिलेशन। क्या है? इनके तीनों के बीच का रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ये तीनों इकट्ठा क्यों हुए पार्टनरशिप में? टू अग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये तीनों इंडिविजुअल थे, ये तीनों इकट्ठा एक बिजनेस में इसीलिए आए ताकि वो बिजनेस करे और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले। अब यहाँ पे और एक वर्ड लिखा है कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मान लीजिए ये तीनों पार्टनर है, ये तीनों काम करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो भी चलेगा। या तो ये भी पॉसिबल है कि मान लीजिए अजय और विजय वो एक ही सिटी में रह रहे हैं, एक ही जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, बट सुजय इज नॉट हियर, सुजय कोई और सिटी में या कोई और स्टेट में रहता है। तो पॉसिबल है कि सुजय ने सिर्फ अपना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है, सुजय ने क्या किया है? सिर्फ अपना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है, बट सुजय एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बिजनेस में। ये भी हमने ओसीएम में पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर एक्टिवली काम नहीं कर रहा बिजनेस में तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर और अ डॉर्मेंट पार्टनर। तो ऐसे भी कुछ हमने पार्टनर्स के बारे में ओसीएम में ऑलरेडी टाइप्स ऑफ पार्टनर में पढ़ा हुआ है। सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि तीनों पार्टनर मिलके काम करेंगे तो भी चलेगा, और इनकी जगह कोई एक काम कर रहा है या कोई 2 लोग काम कर रहे हैं तो भी चलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली ये सारे एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। बिकॉज ये तीनों काम करे या कोई एक काम करे या 2 लोग काम करे, काम तो बिजनेस का ही होने वाला है, और जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राइट। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो है पार्टनर का। सो ऊपर जो हमारा डेफिनेशन था वो था पार्टनरशिप के बारे में। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा पार्टनर्स। तो देखिए, अगर ये पार्टनरशिप में ये 3 लोग हैं, ठीक है, जिनके बीच में पार्टनरशिप रिलेशन है, और ये क्यों इकट्ठा हुए हैं? बिजनेस करके इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इंडिविजुअली ये तीनों क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स। सो द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप विल बी इंडिविजुअली कॉल्ड एज अ पार्टनर। तो ये भी पार्टनर, ये भी पार्टनर, ये भी पार्टनर है। एंड नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट द पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ऊपर वैसे हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ ली है, विच इज गिवन बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट कैन बी सेड दैट 2 or more persons who are competent to undertake the contract। अब देखिए, सो कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? सो हु आर कॉम्पिटेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? तो एनी पर्सन कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई भी पर्सन हु इज मेजर ऑफ एज तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट 2 एक्सेप्शन है। तो कौन नहीं कर सकता? दैट मीन्स कि अ पर्सन ऑफ अ अनसाउंड माइंड। देखिए, अगर कोई पर्सन का मेंटल एबिलिटी ही ना हो कॉन्ट्रैक्ट को रीड करने का, साइन करने का, तो वो हमारा पार्टनर नहीं बन सकता। एंड द पर्सन हु इज डिसक्वालिफाइड बाय द लॉ। डिसक्वालिफाइड बाय द लॉ का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या जिसको हम अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं वो कोई एनिमी कंट्री का है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। तो ऐसी कंट्री जो हमारी एनिमी कंट्री है उसको हम हमारा पार्टनर नहीं बना सकते एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, चलिए, सो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। सो हु आर कॉम्पिटेंट टू अंडरटेक द कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम अ लीगल बिजनेस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस। कोई इलीगल बिजनेस के लिए हम पार्टनरशिप नहीं क्रिएट कर सकते। द बिजनेस इज टर्म्ड एज अ पार्टनरशिप। और जो बिजनेस हम कलेक्टिवली पार्टनरशिप के अंदर चला रहे हैं बाय द 2 or more persons, उनको हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सो फर्स्ट है क्रिएशन बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, सिंगल पर्सन के लिए कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके डिस्प्यूट किसी और से नहीं होने वाले। सिंगल ओनर है, वही सारे के सारे डिसीजन खुद लेने वाला है। बट यहाँ पे 2 और मोर देन 2 पर्सन होंगे। जैसे ऊपर हमने 3 पार्टनर के नाम लिखे थे, यहाँ पे अजय, विजय एंड सुजय। तो अब 3 लोग हैं, तीनों मिलके डिसीजन मेकिंग करेंगे। सबके व्यू पॉइंट्स अलग अलग होंगे, सबके वर्क प्रोफाइल अलग अलग होंगे, सबके काम अलग अलग होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग अलग अलग होगा, सबका कैपिटल कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। तो इस केस में फ्यूचर में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। इस वजह से पार्टनरशिप का जो क्रिएशन है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। मतलब पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली बाय द कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। बट देखिए, ओरल का मतलब क्या है कि ये जो अजय, विजय, सुजय है वो वर्बली डिस्कस कर रहे हैं कि भाई तुम्हें इतनी कैपिटल लानी है, मुझे इतनी कैपिटल लानी है, तुम्हारा प्रॉफिट इतना, मेरा प्रॉफिट इतना, मैं ये काम करूंगा, तुम ये काम करोगे। इस तरीके से हम वर्बली डिस्कस कर रहे हैं। बट तो ये हो गया ओरल फॉर्म। बट देखिए, ओरल फॉर्म में भी फ्यूचर में जाके अगर हम कोई चीज़ भूल गए डिस्कस करना, या किसी को याद नहीं रही वो चीज़ें, तो भी डिस्प्यूट होने के चांसेस हो जाएंगे। सो सी, पार्टनरशिप तो अलाउ कर रही है, ओरल भी चलेगा और रिटर्न भी चलेगा। बट व्हाट इज मोर एडवाइजेबल इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट, फ्यूचर में जाकर डिस्प्यूट्स ना हो, इसीलिए कौन सा वाला फॉर्म ज़्यादा बेटर है? तो रिटर्न। तो रिटर्न कंपलसरी नहीं है, बट येस 100% एडवाइजेबल एंड डिजायरेबल है, ताकि हम फ्यूचर में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को इधर ही रोक सकें। सेकेंड नंबर है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। सी, प्रॉफिट तो हमारा ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट करना, एंड प्रॉफिट को फिर बांट देना पार्टनर्स के बीच में। ये अलग बात है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत के कुछ साल में लॉस हो सकता है, बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट करने का होना चाहिए। दैट मीन्स हम कोई सेवा का काम करने के लिए यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं खोल सकते, ठीक है? सेवा करनी है तो आप एनजीओ खोल लीजिए, इससे बेटर है। बिजनेस है तो आपको पार्टनरशिप खोलनी रहेगी। पार्टनरशिप फॉर्म्स टू अर्न एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। The distribution of profit or loss is done amongst the partner in their predetermined proportion. इसके ऊपर हम आएंगे आगे। प्रीडिटरमाइंड प्रपोर्शन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो यही हमारे 3 पार्टनर हैं, अजय, विजय एंड सुजय। मान लीजिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल, सबका मतलब जो भी बांटेंगे तीनों में इक्वली बांटेंगे, और हमारा प्रॉफिट हुआ है 90,000 तो तीनों के हिस्से में कितना प्रॉफिट आ जाएगा? इक्वल मतलब 30,000। इसको बोलते हैं प्रीडिटरमाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है या कोई और शेयर भी हो सकता है, ठीक है? मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि पार्टनर ए अजय सबसे ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है और सबसे ज़्यादा काम भी कर रहा है अवर्स के टर्म्स में, तो मान लीजिए उसको हमने दिया 5 का रेशियो। विजय उससे थोड़ा कैपिटल कम कंट्रीब्यूटर, थोड़ा सा कम काम कर रहा है, तो उसके लिए हम रखेंगे रेशियो हमारा मान लीजिए 2 का। और सुजय भी हमारे लिए कितना काम कर रहा है वो, तो मान लीजिए वो भी 2:2, मतलब यहाँ पे हमने इनका रेशियो रख दिया 5:2:2। सी, रेशियो आपको डिसाइड नहीं करना, वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के टर्म्स में बता रही हूँ। तो सेम अगर 90,000 का प्रॉफिट हुआ तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो सबसे पहले इनका टोटल क्या हुआ? 5 + 2 7, 7 + 2 90,000, ठीक है, सॉरी 9। रेशियो का टोटल कितना हुआ हमारा? 9। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये? 90,000 इंटू 5 जो अजय का रेशियो है, डिवाइड में हम कर देंगे टोटल, तो इसको मिल जाएगा प्रॉफिट 50,000, इसको 90,000 इंटू 2/9, तो इसका मिल जाएगा 20,000, और सेम इसका भी रेशियो सेम ही है तो वही होगा 90,000 इंटू 2/9, तो इसको भी मिल जाएगा 20,000 का प्रॉफिट। तो इस तरीके से हमें प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव रखना है, प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट को जो भी हमारा रेशियो दिया होगा क्वेश्चन के अंदर उस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देन as per partnership act profit or loss is distributed in equal proportion if no provision is made in the contract, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब अगर प्रॉफिट इस तरीके से कोई नहीं दिया हुआ है तो फिर बाय डिफॉल्ट हम इक्वल बांट देंगे, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ये पॉइंट। लीगल बिजनेस, तो ये भी हमने आगे डेफिनेशन में ही पढ़ा, इट मस्ट बी अ लीगल बिजनेस, यू कैन नॉट ओपन योर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप टू डू अ इलीगल बिजनेस, ठीक है? तो आपका कंपलसरी बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस। एजेंट ऑफ ईच अदर, सी एजेंट ऑफ ईच अदर, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया कि यहाँ पे
एक पार्टनर काम कर रहा है तो ऑब्वियसली ये जो अजय काम कर रहा है वो विजय और सुजय दोनों के बिहाफ पे ही काम कर रहा है ना। अगर ये दोनों काम करे तो अगेन तीनों के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। सो एवरी पर्सन इज वर्किंग फॉर देम सेल्फ एज वेल एज दे आर वर्किंग फॉर ऑल ऑफ देम। ओके, तो यहाँ पे हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी हो गया। द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप इज रन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम फॉर ऑल और मोर देन वन पार्टनर। जैसे अभी हमने बात की, ये तीनों काम करेंगे तो भी चलेगा, दोनों काम करेंगे तो भी चलेगा, और कोई एक सबके बिहाफ पे काम करे तो भी चलेगा। सो दैट्स वाई एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ ईच अदर। सबके काम करने से जो भी प्रॉफिट हुआ वो भी सब में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। कोई एक या कोई दो लोग काम कर रहे हैं, उस वजह से जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो एवरी पार्टनर इज अ एजेंट फॉर ईच अदर। नंबर ऑफ पर्सन्स, चलिए अब नंबर ऑफ पर्सन्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देती हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो मिनिमम पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन में देखिए मिनिमम पर्सन तो हमें दो चाहिए, क्योंकि एक में तो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा। सो दो लोग तो चाहिए ना पार्टनरशिप करने के लिए। मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम यहाँ पे है ना 2 ऑप्शन दिए हुए में कि कंपनी एक्ट 2013 empowers the government to prescribe the maximum number of partners in a partnership firm is 100. सो अगर कंपनी एक्ट की बात करें 2013 की तो मैक्सिमम नंबर है 100। सी देखिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 नंबर ऑफ पर्सन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन के बारे में साइलेंट है। मतलब मैक्सिमम कितने पर्सन होने चाहिए, कितने पार्टनर होने चाहिए, उसके बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ भी नहीं बोल रहा। तो यहाँ पे पार्टनर्स कितने मैक्सिमम होने चाहिए उसके बारे में कंपनी एक्ट में बोला गया है, एंड कंपनी एक्ट सेज मैक्सिमम 100 होने चाहिए। इसके अलावा 50 वाइड रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। सो कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 सजेस्ट करती है कि मैक्सिमम नंबर 50 होने चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। कंपनी एक्ट के हिसाब से 100 मैक्सिमम एंड कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर होते हैं 50। अगर मान लीजिए मुझे दोनों एक्ट को फॉलो करना है, किसी को भी वायोलेट नहीं करना है, तो इन दैट केस मैक्सिमम नंबर 50 ही रहेगा। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। सी सोल प्रोप्राइटर में आपने पढ़ाई था ना, व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि बिजनेस की लायबिलिटीज पे करते करते हमारे बिजनेस की सारी असेट्स अगर खत्म हो गई तो ओनर की पर्सनल असेट्स को बेच के भी मुझे वो लायबिलिटीज चुकानी पड़ेगी। सेम चीज यहाँ पे पार्टनरशिप के केस में भी है कि अगर पार्टनरशिप की लायबिलिटीज चुकाते चुकाते हमारे फर्म की सारी असेट्स अगर खत्म हो गई तो इन सारे पार्टनर्स की इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टनर की भी पर्सनल असेट्स को लिया जाएगा बेचने के लिए टू पे द लायबिलिटीज, एंड तीनों की कलेक्टिवली असेट्स भी ली जा सकती है टू इन ऑर्डर टू पे द लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हर एक पार्टनर्स की कैसी लायबिलिटी होगी, अनलिमिटेड, सेम एज द सोल प्रोप्राइटरशिप। चलिए, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे द बिजनेस ऑब्लिगेशन फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी व्हेन द फर्म डज नॉट हैव अ सफिशिएंट एसेट टू पे द लायबिलिटीज। एवरी पार्टनर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। जैसे आपको मैंने बताया कि ये जो अजय, विजय एंड सुजय है, 3 पार्टनर्स, तीनों पर्सनली भी लायबल है फर्म की लायबिलिटी पे करने के लिए, और कलेक्टिवली मतलब तीनों मिलके भी लायबल है। एंड लास्ट पॉइंट इज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सो देखिए यहाँ पे ओनर्स कौन होंगे, तीनों पार्टनर्स। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 3 पार्टनर के बारे में मैं बात करी थी, अजय, विजय एंड सुजय। तो 3 पार्टनर क्या है, ओनर भी है और मैनेज भी यही कर रहे हैं। सी अब ओनर तो तीनों है, बट जरूरी नहीं है ना मैनेज तीनों करे, क्योंकि हमने एजेंट ऑफ ईच अदर वाले में क्या पढ़ा कि मैनेज तीनों करेंगे तो भी चलेगा, कोई 2 करेंगे तो भी चलेगा, और कोई 1 कर रहा है तो भी चलेगा, ठीक है। सो पार्टनर्स आर ओनर ऑफ द बिजनेस एंड दे डू मैनेज द बिजनेस, डू द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज डन बाय ऑल द पार्टनर और बाय 1 पार्टनर और बाय मोर देन 1 पार्टनर। वापिस वही चीज हमें रिपीट करके बताइए, ठीक है। तो आई होप आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक भी समझ में आ गए। तो पहला तो हमारा क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट से ही एग्जिस्टेंस में आता है पार्टनरशिप। हमारा जो हमारा जो अग्रीमेंट है ओरल या तो रिटर्न होता है, रिटर्न एग्रीमेंट इज मोर एडवाइजेबल,
to avoid the disputes which can be there in the future. दूसरा पॉइंट हमारा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट कमाने के लिए हम पार्टनरशिप ओपन कर रहे हैं, लीगल बिजनेस होना चाहिए, एवरी पार्टनर इज एजेंट फॉर ईच अदर, इसीलिए हर कोई पार्टनर एक दूसरे के लिए काम कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 100 एंड कंपनी मिसलेनियस रूल के अकॉर्डिंग 50, अनलिमिटेड लायबिलिटी, फर्म की अगर लायबिलिटीज चुकाते चुकाते हमारे असेट्स, फर्म की असेट्स खत्म हो गई तो सारे पार्टनर्स की इंडिविजुअली और कलेक्टिवली सारी असेट्स, पर्सनल असेट्स भी बेच के हमें इसको पे करना पड़ेगा. एंड लास्ट पॉइंट वाज ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. एवरी पार्टनर इज द ओनर, आई कैन से को ओनर्स, राइट, एंड मैनेजमेंट इज डन बाय ऑल द पार्टनर्स, और कोई एक या तो कोई दो. आई होप आपको इस वीडियो से पार्टनरशिप के रिगार्डिंग और पार्टनरशिप की डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एंड प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट और उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, फ्रूटफुल लगा, तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन. थैंक यू सो मच.